विदर्भ एक ऐसा लफ्ज जिसे सुनते ही हमारे जहन में उन किसानों का चेहरा सामने आ जाता है जो खुदकुशी को मजबूर होते रहे हैं। उन औरतों के आंसू नजर आते हैं जिनके पति सरकार की नीतियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। मासूम बच्चों का चेहरा नजर आता है जिनके सिर से बाप का साया छिन चुका है। किसानों की खुदकुशी के चलते विदर्भ पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुका है। बारिश न होने और भारी कर्ज के चलते यहाँ के किसानों के सामने खुदकुशी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता। यहाँ अब तक हजारों किसान मौत को गले लगा चुके हैं और इस साल की शुरुआत से अब तक करीब 700 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार किसानों के लिए करोड़ों रुपए के पैकेज का दावा तो करती है, लेकिन उन पैकेजों का आखिर होता क्या है ये कोई नहीं जानता। यहाँ के लोग अपनी बदतर हालत से निजात पाने के लिए बरसों से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन अलग राज्य के नाम पर सिर्फ सियासत ही होती रही है। चुनाव के वक्त हर पार्टी उनका रहनुमा बनने का दावा तो करती है, लेकिन मतलब निकल जाने पर विदर्भ के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं होता। अब महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर ये मुद्दा चुनाव का मुख्य मुद्दा बन चुका है, जिसके बाद विदर्भ के साथ पूरे देश की जनता के जहन में सवाल ये है कि क्या ऐसे ही खुदकुशी को मजबूर होते रहेंगे विदर्भ के किसान? विदर्भ के लोगों के साथ होती रहेगी सियासत? राजनीति करने में ही मशगूल रहेंगे हमारे नेता? विधानसभा चुनाव में सुनी जाएगी विदर्भ की पुकार? जी हाँ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, लेकिन ये विडंबना ही है कि हमारे किसानों को उनकी मेहनत का वो फल नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। बात अगर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की करें तो किसानों की सबसे बदतर तस्वीर बयां करती है। सालों से यहाँ किसान सरकार की गलत नीतियों के भेंट चढ़कर मौत को गले लगाने को मजबूर होते रहे हैं। जो राज्य देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, वहीं के किसान अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन हमारे नेता हैं कि बस अपनी सियासी रोटियां सेकने में ही व्यस्त हैं। प्रदेश की सरकार को किसानों के दर्द से कोई लेना देना नहीं। सालों से अलग विदर्भ राज्य की मांग भी हो रही है, लेकिन इसे लेकर भी सिर्फ सियासत ही होती रही है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ये एक अहम मुद्दा भी है। तो राजचक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी, समाजसेवी सुनीता गोदरा जी, बीजेपी के नेता डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी और मुंबई से हमारे साथ कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी जी जुड़ेंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ आप जुड़ेंगे हमारे प्रधान संपादक SN विनोद जी, जो कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर, दर्द विदर्भ। तो बहस शुरू करने से पहले देखते हैं कि आखिर विदर्भ के लोग किस तरह हमेशा सियासत के शिकार होते रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि कपास पैदा करने वाले किसान मौत को गले लगा लेते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं वो परिवार जो बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। विदर्भ में खनिज संपदा की कोई कमी नहीं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान खुदकुशी जैसा कदम उठाने को मजबूर होते रहे हैं। कपास यहाँ की मुख्य फसल है और इसे यहाँ व्हाइट गोल्ड तक कहा जाता है। महाराष्ट्र देश के कपास का 70% उत्पादन करता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कपास उत्पादक क्षेत्रों के किसान खुदकुशी के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे मानसून न आना, कीमतों में बढ़ोतरी, कर्ज का अत्यधिक बोझ। कपास को प्रति एकड़ 15,000 का खर्चा आता है, बीज से लेकर कपास को बाजार में आने तक। लेकिन सरकार से कपास को 3,000 से 4,000 रुपयों का मूल्य दिया जाता है, जिस वजह से किसान अपना कपास दलालों को बेच देते हैं और किसान को घाटे का सौदा करना पड़ता है, जिसके बाद किसान कर्ज के बोझ तले डूब जाता है।
ऐसे में किसान के सामने खुदकुशी के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचता। विदर्भ में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। साल 2004 से मई 2014 तक 10,041 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और इसी साल मई तक 542 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में कर्ज में डूबे किसान पिछले 20 सालों से आत्महत्या कर रहे हैं, जिसके कारण यहां विधवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। यहां किसानों की विधवाओं की संख्या 10,500 से ज्यादा, जबकि पूरे प्रदेश में ये आंकड़ा 53,000 को पार कर चुका है और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार की ओर से इन विधवाओं को रुपये दिए जाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन वो पैसा इन्हें नहीं मिलता, क्योंकि कहा जाता है कि उनके पति अपने पिता के साथ खेतों पर काम करते थे, इसलिए वे किसानों की श्रेणी में नहीं आते। विधवाएं मजदूरी करके अपने परिवार की देखभाल करने को मजबूर हैं। यहाँ विधवाओं की दोबारा शादी करना परंपरा के खिलाफ है और कभी कभी किसानों की आत्महत्याओं के लिए इन विधवाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। विदर्भ की बदतर हालत को पूछने वाला कोई नहीं। यही वजह है कि यहाँ के किसान लगातार खुदकुशी को मजबूर होते रहे हैं और यहाँ के लोगों के साथ सिर्फ सियासत ही होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज़। तो क्यों विदर्भ हमेशा सियासत की भेंट चढ़ता रहा है? क्यों किसानों की आत्महत्या चुनावी मुद्दा नहीं बनती? इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे राजचक्र में। सीधे चलते हैं अपने प्रधान संपादक SN विनोद जी के पास। दर्दे विदर्भ, कितना दर्द और कितना दर्द। विदर्भवासियों के सहने की शक्ति खत्म हो गई है। हमेशा विदर्भ के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। विदर्भ को एक वोट बैंक के रूप में सियासत में इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन अब और नहीं। यहां के लोगों ने अब निर्णय ले लिया है कि इस बार फैसला आर पार का ही होगा। ध्यान रहे, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था पृथक विदर्भ के लिए कि विदर्भ को पृथक राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन चुनाव होने के बाद, सत्ता में आने के बाद अपने वादों को भूल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मांग के प्रति गंभीर नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों जब ऐसे वाकया आया तो शिवसेना की तरफ से स्पष्ट बयान आ गया कि हम महाराष्ट्र का विभाजन नहीं होने देंगे और जो भी ऐसा करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालूम हो कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के हम महायुति है और शायद यही कारण है कि विदर्भ में के मुद्दे को लेकर शिवसेना के रुख को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ठंडे पड़ गए हैं। ऐसे में विदर्भवासियों का क्रोध, आक्रोश बिल्कुल वाजिब है और कोई आश्चर्य नहीं कि अभी आने वाले दिनों में जो चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, जनता एक मजबूत संकेत दे दे। इन सब के साथ अब मामला यह हो गया है कि क्यों नहीं तत्काल विदर्भ पृथक राज्य के रूप में उसका निर्माण कर दिया जाए और विदर्भवासियों को अपने फैसले लेने का अधिकार सौंप दिया जाए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता गोदरा जी मौजूद है। उन्होंने इस मुद्दे को, इन मुद्दों को बहुत अध्ययन किया हुआ है। सुनीता जी, अब ऐसा लगता है विदर्भवासियों का यह कहना है कि अब पानी सिर के ऊपर चढ़ चुका है। बार बार विदर्भ के साथ छल हुआ, विदर्भ के साथ धोखा हुआ। जैसे अभी मैंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी आश्वासन दिया था कि पृथक विदर्भ का निर्माण होगा, लेकिन अब उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाने लगा है। कांग्रेस ने भी हमेशा पृथक विदर्भ का मुद्दा उठाया, लेकिन मौका आने के बाद वो भी पैर खींच लेती है। ऐसे में आखिर विदर्भवासी कब तक अपने साथ छल को बर्दाश्त करते रहेंगे? गुजरात जी, आपसे जानना चाहता हूं कि इस मांग को लेकर जो आंदोलन विदर्भ में चल रहा है, क्यों नहीं सरकार उनकी बातों को मानकर पृथक विदर्भ राज्य का दर्जा प्रदान कर देती है? जितने भी आंदोलन हुए हैं आपने देखा होगा कि उसमें सरकार मान जाए आंदोलनकारियों की बात, ये तो कभी हुआ नहीं है। जब तक ये आंदोलन पूरे विश्व, मतलब जैसे कहते हैं ना, पूरे भारत में जितने किसान हैं सबका ये मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक सिर्फ विदर्भवासी अगर अपना आंदोलन करेंगे, वो उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि सरकार के कोई भी पॉलिटिकल विल नहीं है, उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि वहाँ पर कोई सुधार हो। तो आंदोलन जब तक पूरे देश में नहीं फैलेगा, हर जगह का किसान जब खड़ा नहीं होगा, तब तक विदर्भ वासियों की आवाज़ को सरकार नहीं सुनेगी। तो जहां अब आपने मुझसे इसलिए कहा, अब जैसे कोई भी मुद्दा जब तक जनता के दिल को नहीं छूता है और उसको पूरे देश में नहीं व्यापी बनाया जाएगा, तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। और फिर भी वो सुन ले, ये दूर की बात है, क्योंकि सरकारों ने
आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है हमेशा, कभी सुनने की कोशिश नहीं की। दर्द को सुनना सरकार के उसमें सेहत में है ही। छूने की बात कही, मैं आपको बता दूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, वैसे सब किसानों को एकजुट होना होगा। आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं अभी मैं, लेकिन आखिर क्यों, कब, क्यों? ये तो दिल को छोड़ने वाली बात है कि अब मई 2004 से लेकर अभी मई तक 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं एक अकेले विदर्भ में। कितने विधवाएं, कितने अनाथ बच्चे घूम रहे हैं। आखिर सरकार क्या चाहिए? रही आंदोलन की बात मैं बता दूं, यह बड़ा विचित्र है और यह विडंबना है कि जब हिंसक आंदोलन होता है, तेलंगाना में हुआ, झारखंड में हुआ, उन्हें राज्य मिल जाता है, और विदर्भवासी जो वर्षों से 1930 से लगातार शांतिपूर्ण ढंग से आप प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। यह विचित्र है। तो क्या सरकार हिंसक आंदोलन के बाद ही विदर्भ को अलग करने पर विचार करेगी? हिंसक आंदोलन की बात नहीं है, बात है कि सरकार के ऊपर कितना पब्लिक प्रेशर पड़ रहा है। अब अगर सिर्फ विदर्भ में बात चल रही है और पूरे देश में नहीं चल रही है तो सरकार पे कोई असर नहीं होने वाला है। उनके ऊपर तभी असर होगा, तभी वो सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जब वो देशव्यापी होगा। और देशव्यापी होने के लिए हर किसी को उनकी मदद के लिए आगे आना होगा। कृष्णवीर चौधरी जी, अब मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि यह मामला आपकी पार्टी को ऊपर जाता है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यहां पर लिखित रूप से, मैं दोहरा दूं कि लिखित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से विदर्भवासियों को आश्वासन दिया गया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए पहल करेंगे, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसे में आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपने एक बार फिर विदर्भ वासियों के साथ धोखा दिया है। क्योंकि मैं फिर दोहरा दूं कि पिछले चुनाव में इसी आश्वासन के कारण भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को विदर्भ के लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। इसके बाद अगर आप पीछे हटते हैं तो क्या विदर्भवासी यह मानने को मजबूर नहीं होंगे कि उनके साथ छल किया जा रहा है? विनोद जी, इसमें दो बातें आपने कही। एक बात तो आपने राजनीतिक रूप से की है, दूसरी बात जो मुख्य मुद्दा आपने कहा किसानों की आत्महत्या का है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों की आत्महत्या का। जी। और आत्महत्या के लिए आखिर जो तथ्य हैं, जी, आज से नहीं देख रहा हूं मैं इस मामले को। आप ये देखिए कि जब बीटी कपास की खेती शुरू करवाई गई थी विदर्भ के अंदर, उसी समय मैंने वहां के किसान मित्रों के साथ, चाहे वो अमरावती हो, यवतमाल हो, वर्धा हो, अकोला हो, बुल्डाना हो, तमाम बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं, और मैं हर बार हर समय इस बात को मानता हूं, पानी की व्यवस्था है नहीं, और आपने वहां बीटी कपास की खेती करवा के जिस तरीके से लागत बढ़ी है कपास की, और किसान कर्जे में दबता चला गया है। और कर्जे में दबता क्यों है? कि उत्पादन लागत ज्यादा आ गई और उत्पादकता उतनी नहीं हुई। चौधरी जी, मैं आपको यहाँ टोकना चाह रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि लागत बढ़ने के बाद, देखिए कपास यहाँ का मुख्य उत्पाद है। 1 एकड़ जमीन में करीब 15,000 रुपए खर्च आते हैं प्रति एकड़ पर। लेकिन सरकार की जो नीति है, और सरकार के नीति के कारण उन्हें 3 से 4,000 रुपए उनको भुगतान होता है। नतीजा यह होता है कि किसान दलालों के चंगुल में फंसकर अपना उत्पाद दलालों को बेच देते हैं, और अंततः वो कर्ज के बोझ के तले दबकर आत्महत्या को मजबूर होते हैं। यह सरकार की गलत नीति है पूरी तरह से। मेरी बात आप समझ लीजिए, इस मामले को मैं भी बहुत बारीकी से पिछले 1 दशक से देखता चला आ रहा हूं, किसानों की आत्महत्या को। और क्योंकि विदर्भ सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की आत्महत्या का, मेरा यह कहना है कि जिस तरीके से पानी है नहीं और बीटी कपास की हम खेती करवाने के लिए उनको आगे ले आए, हमने बीटी कपास का महंगा बीज उनको दिया, महंगे रसायन खरीदने के लिए उनको हमने मजबूर किया, जिस तरीके से लागत बढ़ी है कपास की, उस तरीके से उत्पादकता 1-2 साल तो जो मेहनत की किसानों ने, उत्पादन बढ़ गया शुरू में, उसके बाद उत्पादन घटता चला गया, लागत बढ़ती चली गई, उत्पादन घटता गया। हालात ये हो गए कि जो 2-2, 4-4, 5-5 बीघे के किसान थे जिन्होंने कपास बोई है, क्योंकि मैं बहुत परिवारों से मिला हूं विनोद जी, जिन परिवारों ने आत्महत्या की है। मैंने पिछले साल भी बुल्डाना में उस गांव में विजिट की जहां 8 परिवारों ने आत्महत्या, 8 परिवारों में 8 लोगों ने एक ही गांव में आत्महत्या की है। मेरा कहना यह है कि सिंचाई के संसाधन सबसे पहले चाहिए, क्योंकि लीडरशिप जो रही है
महाराष्ट्र में वो मराठवाड़ा के हाथ में रही है। जो विकास की भागीदारी मिलनी चाहिए थी विदर्भ को वो नहीं मिली। जो संसाधनों में, जो प्राकृतिक संसाधनों की वह आवश्यकता थी सिंचाई की, जो बाढ़ का, अब पिछली बार आप देखिए कि पहले तो डैम में पानी नहीं था, उसके बाद जब बाढ़ आई तो उस पानी को बचाने की व्यवस्थाएं नहीं थी। आप ये बताइए विनोद जी, आपको शायद याद होगा, मैंने पिछले कार्यक्रम में आप भी थे, 71,000 करोड़ रुपया सिंचाई के लिए जो महाराष्ट्र को दिया गया था, उसमें सबसे बड़ा पैसे का काम विदर्भ में होना था। एक पैसे का काम नहीं हुआ, 1 हेक्टेयर सिंचाई के लिए काम नहीं हुआ। ये तो महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट में स्वीकार कर लिया गया और वो पैसा, तमाम पैसे की बंदरबाट हुई। इसके लिए चौधरी जी मैं आपसे सीधा पूछता हूं, इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? ये पूरा जो हमारा सिस्टम है, देखिए, क्योंकि कृषि प्रदेश का विषय है, मैं उसको भी नहीं ब्लेम करता, प्रदेश का विषय। सवाल ये है कि सरकार किसी भी पार्टी की वहां हो, क्या उनका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि जिस तरीके से किसानों की दुर्दशा हो रही है और आत्महत्या हो रही है। और एक दुख की बात मुझे ये देखनी पड़ी, जब मैं अमरावती के इंटीरियर में गया तो कहा, मैंने वहां के एसडीएम को बुला के कहा कि इन परिवारों को 1 लाख रुपया जो मुआवजे का देना होता है वो तक नहीं दिया गया। आपको शर्म नहीं आती? ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए का मुआवजे के लिए बुजुर्ग को पेस्टिसाइड पिला के मार दिया। क्या ये संभव है? क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? इस तरीके की जो सोच है नौकरशाही की, ये भ्रष्ट व्यवस्था की जो है, ये बर्बादी का इतिहास लिखा गया। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि विदर्भ का जो भागीदारी विकास में मिलनी चाहिए थी वो इसलिए नहीं है कि सारा विकास तो मराठवाड़ा में हो रहा है। जब विकास मराठवाड़ा का होगा तो विदर्भ का विकास नहीं हुआ। विदर्भ के साथ हमेशा जो है, विदर्भ के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा। चलिए हमारे साथ अब एक और बात पे आ जाइए विनोद जी, अब एक और बात पे आ जाइए कि जब पहले किसान, ठीक है बोलिए, पहले किसान अपना बीज बचा के बो रहे थे। आप ये देखिए 2002 से पहले की बात मैं कर रहा हूं, अपना बीज बचा के बो रहे थे, उसमें कम फर्टिलाइजर खर्च कर रहे थे, उसकी लागत कम थी और उत्पादन की हालत यह है कि आज मात्र उत्पादन कुल 4.5% बढ़ा। आज अगर हम देखें 2002 और 2014 के आंकड़े, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि आज कुल 4.5% अब पूरे देश में बढ़ के आ रहा। और उसकी जो लागत बढ़ी है, जो लागत आज 6 गुने से ज्यादा चली गई है। आप ये देखिए कि हम कर रहे हैं, और एक भी तरीके की अपनी जो प्रजातियों थे, जो बीज था, अपनी ट्रेडिशनल जो वैरायटी थी बीज की, आज विदर्भ में कहीं अवेलेबल नहीं है। किसान अगर चाहता भी है तो भी उपलब्ध नहीं है। हर बार बीज खरीदने के लिए मजबूरी क्यों? और उसमें भी आप देखिए कि बॉलगार्ड 1 में जिस तरीके से रॉयल्टी के नाम पे लूट मची है, अब बॉलगार्ड 2 कहने लगे, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। किसान लूटने के लिए ही पैदा हुआ है। उसकी हालत तो देखिए। रिफ्यूजी एरिया की बात हमने की थी, हमने कहा था रिफ्यूजी एरिया की हमारी होल्डिंग नहीं है, 50-50 फीट चारों तरफ खेत के छोड़ेंगे तो 10,000 मीटर का तो प्लॉट नहीं है, और 10,000 मीटर रिफ्यूजी एरिया अमेरिका का मॉडल। तो ये जो मॉडल थोपा गया उसमें मारा गया है किसान को, और कर्जे में तो मजबूरी है। जब पहली फसल फेल हुई, मैं आपको 10 केसेस की स्टडी जो अभी की मेरी है मैं बता रहा हूं आपको। पहली फसल फेल हुई, इंजन पंपिंग सेट खरीदा था प्राइवेट मनी लेंडर से लेके, और जब वो फेल हो गई तो दूसरी बार फिर उसने वही बीटी कपास बोने की कोशिश उन लोगों ने की। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता जो है कपास के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। और दूसरी बार फिर फेल हो गई, दूसरी फसल भी दूसरे साल। कर्ज बढ़ता गया और मनी लेंडर का ब्याज बढ़ता गया, और कपास जो है खरीदने की व्यवस्था नहीं की गई। चौधरी, ये मनी लेंडर और ब्याज के ऊपर फिर आपके पास आएंगे। हाँ। इसमें चूंकि ये मैं हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी जी मुंबई स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, चूंकि उनके पास सीधे चलते हैं और उनसे पूछते हैं, प्रियंका जी, चूंकि पिछले 15 वर्षों से महाराष्ट्र पर आपका कब्जा है, आपका शासन है, और इसके पहले भी एक छोटे अंतराल को बीच बीच में छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस का शासन ही महाराष्ट्र पर रहा हुआ है। ऐसे में विदर्भ के साथ जो हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है, वहां के किसान आत्महत्या को मजबूर होते रहे, और आज स्थिति यह है कि वहां के लोगों की अब सहन शक्ति खत्म हो गई है। और ऐसे में चूंकि लोकसभा के चुनाव परिणाम सामने है, 10 की 10 विदर्भ की सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति को मिल चुकी है, और अब आपके लिए जो जीवन मरण का जो सवाल है विधानसभा चुनाव, क्या आपको नहीं लगता कि विदर्भवासी इस बार
आपको सबक सिखाएंगे, क्योंकि आपने हमेशा उनके साथ छल किया, चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का मामला हो, या फिर पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण का सवाल हो। ये सवाल मुझसे था। देखिए, सवाल जो है, मुझे आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, पर आपका सवाल ये है कि क्या हमने सरकार में रहते हुए हमने विदर्भ फार्मर्स के लिए कुछ किया कि नहीं किया, कि विदर्भ के क्या चैलेंजेस हैं। मैं यहाँ पे बस, शायद आपका सवाल यही था। विदर्भवासी आपसे नाराज हैं? जी हाँ, जी। आप हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो मैं यहाँ पे बस 2-3 चीजें कहना चाहूंगी, क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, तो मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, फिर सवाल पूछिएगा जो भी आपको पूछने हैं। मैं यहाँ पे अगर हम देखें कि विदर्भ की जो एक चैलेंज है, महाराष्ट्र में एक विदर्भ चैलेंज है, उसी तरीके से दूसरे राज्यों में भी चैलेंजेस हैं। केरल को ले लीजिए, कर्नाटक को ले लीजिए, पंजाब को ले लीजिए, तो आंध्र प्रदेश को ले लीजिए। तो जहाँ पे एक तो पानी की कमी है, विदर्भ रीजन में पानी की कमी है, और कॉटन की सिंचाई करते हैं। कितनी कोशिशें की गई हैं कि कॉटन के सिवा भी दूसरे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसको हम फार्मर्स को एनकरेज करें कि वो करें, पर समहाउ वो हो नहीं पा रहा है। दूसरा, अगर हम लोन्स की बात करते हैं, तो सरकार ने बहुत टाइम बार इंटरवीन कर लोन्स वेव ऑफ किए हैं। क्रेडिट कॉर्पोरेशन बैंक्स के लोन्स वेव ऑफ हुए हैं, रिलीफ पैकेजेस गए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जो विदर्भ का चैलेंज है, जैसे अभी हमारी सरकार ने प्रॉमिस किया है कि अगर हम री इलेक्ट होते हैं तो हम एक विदर्भ का अलग स्टेट बनाएंगे। जो विदर्भ के चैलेंजेस अलग हैं, उसको अलग हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सिर्फ विदर्भ पे ही नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर, जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब क्योंकि एग्रीकल्चर 60% हमारी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके क्या चैलेंजेस हैं, हम उसको हैंडल करें। और जिस तरीके की फार्मर सुसाइड्स हमने देखी, हाँ, विदर्भ में चैलेंजेस हुए हैं, सुसाइड्स हुई हैं, लोन को लेकर हुए हों या पे ऑफ लोन्स नहीं कर पाए हों, बीमारियों को लेकर हुए हों, तो कहीं कहीं कमियां पाई गई हैं। पर सरकार ने हर तरीके से कोशिश की है कि जो जो चैलेंजेस हैं उसको मीट करें। पर विदर्भ का चैलेंज और भी है, वेदर कंडीशंस को लेकर है। जो प्रोडक्ट ये लोग एग्रीकल्चर सिंचाई होती है वो गलत प्रोडक्ट है। समहाउ वो सारे चैलेंजेस देखकर एक सोल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। नहीं, तो ये सॉल्यूशन की बात आप कर रही हैं, तो आखिर इसके लिए जो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी सरकार है? क्या कांग्रेस नेतृत्व की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इसके जो है समाधान निकाले? ये चूंकि आज का एक दिन का मामला नहीं है, वर्षों से चला रहा है। और पिछले 15 वर्षों से आपका शासन वहां पर है, फिर भी इसके बावजूद आपके कर्जों की माफी, कोई कर्जों की माफी ठीक है हुई, लेकिन उसका सीधा असर उनके वेलफेयर पर नहीं पड़ता किसानों को। उनकी स्थिति जस की तस है। और एक विडंबना है, जिस विदर्भ में व्हाइट गोल्ड और ब्लैक डायमंड की मौजूदगी की बात हो, वहां के किसान आत्महत्या करें और लोगों का रहन सहन, आज अगर हम तुलना करें पश्चिम महाराष्ट्र से या शेष महाराष्ट्र से विदर्भ की, तो विदर्भ के लोगों का रहन सहन और ये बहुत का फर्क है, बहुत ही फर्क पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिसके लिए दोषी हम सीधे सीधे कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को मानते हैं। अच्छा, आपका सवाल अगर आप 2 सेंटेंस में भी कर देते तो मैं समझ जाती। आपका सवाल ये है, क्या हमने सरकार ने काफी किया है विदर्भ के लिए या नहीं? यही आपका सवाल था? क्योंकि मुझे आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी और इसके सॉल्यूशन के लिए क्योंकि यही कहा कि हमने 15 साल में मैं छोटा सवाल पूछता हूं, किया है कि नहीं? आपका सवाल यही था। जी, आप जी। सवाल फिर से नहीं पूछे क्या? मैं किया है कि नहीं, मैंने कहा कि आपके पास आपने पूछा कि हमारी पार्टी ने कोई नहीं, मैंने थोड़ा आंशिक रूप से आपने सही समझा। मैं बहुत संक्षेप पूछता हूं कि आपने समस्याओं की बात विदर्भ की। मेरा सवाल यह है कि समस्याएं पुरानी हैं, इनके निराकरण के लिए कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने वाजिब कदम क्यों नहीं उठाए? अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक, जैसे मैं फिर से शुरुआत से मैं जो आपको जवाब दिया था विदर्भ को लेकर, यही सेम प्रॉब्लम्स, ऐसी ही सारी चैलेंजेस गुजरात में भी हैं, आंध्र प्रदेश में भी हैं। काफी चैलेंजेस हैं फार्मर्स को लेकर। आपका ये मानना कि सरकार ने काफी नहीं किया, ये चैलेंज सिर्फ 15 साल का चैलेंज नहीं है
काफी समय से चला आ रहा है। विदर्भ का जो पूरा एजिटेशन भी है काफी सालों से चला आ रहा है, उनकी तकलीफें चली आ रही हैं। तो हमसे जो बन पाया है, हो सकता है, मैं अभी भी कहूंगी कि हो सकता है कि कुछ कमियां हों और कुछ कमियां हुई हो समझने में, पर अगर आप सरकार का इंटेंशन देखेंगे, सरकार का हर तरीके से इंटेंशन ये रहा कि जो वहाँ के लोगों को तकलीफें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हुआ या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना, सरकार ने हर तरीके से कोशिश की, अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्प पहुंचाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे सेंटर्स बनाए हैं कि फार्मर्स को क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको आकर बताएं और सरकार उनकी मदद करती है। तो हो सकता है, मैं अभी फिर से दोहराऊंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि तकलीफ खत्म हो गई है या हमने पूरी तरीके से खत्म की है। कोशिश बिल्कुल, इंटेंशन, नियत साफ है कि लोगों तक जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझी जाएं, उनके समाधान ढूंढे जाएं। पर अगर हमें ये भी समझना जरूरी है कि फार्मर्स को भी ये समझना जरूरी है कि अगर कॉटन उनको नहीं दे पा रहा है, इस तरीके की इनकम नहीं दे पा रहा है, तो दूसरे ऑप्शंस भी ढूंढना जरूरी हैं। तो ये सारा मैं कहूंगी कि एक कोऑर्डिनेशन होता है सरकार का फार्मर्स के साथ, फार्मर्स का एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए सरकार के साथ, तब शायद थोड़े और सॉल्यूशंस मिल सके और विदर्भ को भी जो वो डिजर्व करता है, महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट अंग है, जो वो प्रगति डिजर्व करता है, उसको भी मिलेगा। जी बहुत अच्छा। अभी आपके बात फिर आएंगे, अभी एक समय हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहे हमारे साथ, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी राजचक्र में। तो राज चक्र में आज देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दर्द विदर्भ, और हमारे प्रधान संपादक SN विनोद जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि काफी कोशिशों के बाद भी अलग तेलंगाना राज्य तो बन गया है, लेकिन सालों से जिस अलग विदर्भ की मांग की जा रही है वो अपने अस्तित्व में नहीं आ पाया है। विदर्भ को लेकर रोष प्रदर्शन भी हो रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये एक अहम मुद्दा भी रहने वाला है। विदर्भ के लोगों के साथ हमेशा से सिर्फ सियासत ही होती रही है। यहाँ के लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल होते रहे हैं। कुछ एक मौकों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ कांग्रेस का ही शासन रहा है, लेकिन किसान खुदकुशी करने को मजबूर न हो, इसके लिए सरकार ने कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए। विदर्भ के लोगों के साथ उसने हमेशा सौतेला व्यवहार ही किया। अब तेलंगाना राज्य बनने के बाद अलग विदर्भ की मांग भी तेज हो गई है और इसके लिए प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। कहीं लोग भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं तो कहीं जुलूस निकाले जा रहे हैं। अलग विदर्भ की मांग कोई नई बात नहीं है। साल 1930 को पहली बार विदर्भ की मांग उठी थी और इस मांग के बाद फैजल कमीशन का भी गठन किया गया था, जो आज तक लागू नहीं किया गया। और उस दौर से इस दौर तक विदर्भ को अलग राज्य बनाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच सबसे खास बात ये रही कि कभी भी यहाँ हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ, जिस तरह से तेलंगाना के लिए हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही वजह है कि कई सालों के प्रदर्शन के बाद भी विदर्भ को अलग राज्य नहीं बनाया गया और तेलंगाना को कुछ ही सालों की मांग पर अलग राज्य बना दिया गया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले तेलंगाना को अलग राज्य बनाकर चुनावी पासा खेला था, लेकिन चुनाव में उसका ये पासा ज्यादा कामयाब नहीं रहा। उसी तरह महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी चुनाव से पहले विदर्भ को अलग राज्य बनाने की बात कही थी और शिवसेना के साथ मिलकर विदर्भ की 10 में से 10 सीटें हासिल की और केंद्र में एनडीए के साथ सत्ता में काबिज हो गई। अब बीजेपी के लिए अलग विदर्भ राज्य बनाना जरूरी हो गया है, लेकिन बीजेपी के साथ खड़ी शिवसेना इस मुद्दे पर बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रही। विदर्भ के लोगों के साथ सिर्फ छलावा ही किया गया है, लेकिन अब यहाँ के लोगों का सब्र जवाब देने लगा है और कुछ ही दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने को पूरी तरह तैयार भी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो क्या हिंसक प्रदर्शन नहीं होना एक बड़ी वजह रही कि अलग विदर्भ की मांग को नहीं माना गया? सीधे चलते हैं अपने प्रधान संपादक SN विनोद जी के पास और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
तो अभी देखा कि अब किसानों की आत्महत्या से और विदर्भ की समस्या से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं एक मजबूत मांग पृथक विदर्भ की, जिसकी उपेक्षा हर सरकार करती आई है वर्षों से। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक राकेश कपूर जी। राकेश जी, आपने सारी चर्चा सुनी और मैं आपको बता दूं कि आज पूरा विदर्भ उबल रहा है, आक्रोश है, लोगों की सहन शक्ति यहां समाप्त हो गई है और वो चाहते हैं कि अब वे अपने भाग्य का निर्णय खुद करें, उन्हें पृथक विदर्भ राज्य चाहिए। ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए और जो विदर्भ के साथ हमेशा सियासत होती रही, विदर्भ के साथ जो हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि पृथक विदर्भ राज्य की मांग एक उचित मांग है और सरकार को तत्काल इस पर ध्यान देते हुए पृथक विदर्भ राज्य के गठन की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए? थैंक यू विनोद जी। मुझे लगा था कि मैं इस बहस का हिस्सा ही नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे याद किया। देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, लेकिन हम पृथक राज्यों के गठन की जगह हम खेती की समस्याओं पर बात ज़्यादा कर रहे हैं। सवाल ये है कि पृथक विदर्भ, जैसा कि अभी आपके यहाँ अभी एक स्लाइड चली थी, उसमें बताया 1930 से मांग है। स्वतंत्रता के आंदोलन के समकक्ष, उसके समानांतर पृथक विदर्भ की राज्य उठती रही है। और जब पहला राज्य पुनर्गठन आयोग पंडित नेहरू की सरकार ने लागू किया था फैजल अली साहब के नेतृत्व में, तो उसने भी ये बात मानी थी कि महाराष्ट्र का हम गठन तो कर रहे हैं। आप उसे देखें, उससे पहले स्वतंत्रता 1947 के बाद सेंट्रल प्रोविंसेस के हिस्से में कुछ ये विदर्भ का हिस्सा आ जाता था, मध्य प्रदेश का हिस्सा आता था, चूँकि उस समय मध्य भारत अलग राज्य था दूसरे। लेकिन 1956 में फैजल साहब ने ये फरमाया रिपोर्ट में, स्वयं नागपुर राजधानी थी, या अभी भी है। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां 1956 में इसलिए रखी गई, फैजल अली साहब ने ये फरमाया था अपनी रिपोर्ट में कि विदर्भ की विशेष भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उसके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसा कि तेलंगाना के बारे में भी कहा था उन्होंने, हरियाणा के बारे में भी कहा था उन्होंने, पंजाब का जो हिस्सा था हरियाणा। लेकिन इसके बावजूद लगातार अब हम देखें, महाराष्ट्र के एक से एक बड़े कद्दावर मुख्यमंत्री हुए हैं। यशवंतराव चव्हाण से लेकर के स्वर्गीय वीपी नायक जैसे राजनीतिज्ञ इस देश के, इस महाराष्ट्र की कमान संभाले रहे। और वीपी नायक तो स्वयं एक आदिवासी बंजारा जाति से थे। विदर्भ की विशेषता ये है कि ये सूखी धरती का क्षेत्र है, यहाँ पर जो जल संसाधन है वो बहुत कम है, और आदिवासी क्षेत्र भी लगता है, आदिवासी बहुल भी क्षेत्र है महाराष्ट्र का। तो इसलिए इसके लोगों की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये मांग शुरू से उठती रही कि ये अलग से राज्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि निश्चित रूप से विदर्भ अलग राज्य होने की क्षमता रखता है, परंतु चूंकि हम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हैं, इसलिए पूरे महाराष्ट्र को एक इकाई के रूप में लेते हैं और विदर्भ के लिए विशेष इसके विकास हेतु एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद लगातार विदर्भ की उपेक्षा होती रही और संयोग से या दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार ही रही अधिकतर। उसके थोड़े समय के लिए अपने शरद पवार जी भी आए, लेकिन विदर्भ राज्य को, विदर्भ के क्षेत्र को, जो प्रियंका चतुर्वेदी अभी कह रही थी और कृष्णवीर जी ने भी ये बात कही कि वहाँ की खेती के योग्य जमीन को हमने वहाँ खेती में विविधता की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये एक कॉटन क्रॉप जो है वहाँ की, वही मुख्य क्रॉप हमने बना के रखी। उसके अलावा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस क्षेत्र का हमने औद्योगिकरण भी नहीं किया। महाराष्ट्र का औद्योगिकरण आप देखें सिर्फ सिमट गया है एक इलाके के अंदर। विदर्भ में औद्योगिकरण की जो विकास की जो चमक थी वो विदर्भ तक नहीं पहुंच पाई। उसके पीछे क्या कारण रहे ये हमें देखना होगा।
और आज जो पृथक विदर्भ की राज्य की मांग है, निश्चित रूप से वो जायज़ मांग है। वो इसलिए है चूँकि हमने देखा है जब 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो उसका विकास किस तीव्र गति से हुआ, हम ये देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना 2000 में, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, ये 3 राज्य नए बनाए गए अभी हाल ही में। इनके विकास की द्रुत गति रही। प्रशासनिक लिहाज से भी जिस प्रकार से हम छोटे राज्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, उस लिहाज से हम बड़े राज्यों का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, ये हमारी कमी है। लेकिन जो राजनीतिक सवाल है और जो सामाजिक सवाल है वो यहीं से जुड़ा हुआ है कि विदर्भ की पृथक भौगोलिक सामाजिक संरचना को देखते हुए इसको भी तेलंगाना की भांति अलग से राज्य बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्यों बम्बई के साथ मुंबई को भी एक समानांतर राजधानी के रूप में विकसित किया है। ये बात स्पष्ट थी कि विदर्भ की वो समस्याएं नहीं हैं जो मराठवाड़ा क्षेत्र की या महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्रों की समस्याएं हैं। मेरा निवेदन ये है, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। जी चौधरी, किस्मत चौधरी जी, आपकी पार्टी आज केंद्र में सत्तारूढ़ है और जिस तरह से अभी राकेश जी ने बताया कि भौगोलिक स्थिति से भी विदर्भ को पृथक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वहां के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए, अपने फैसले खुद करें। और चूंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आपकी पार्टी की ओर से आश्वासन दिया गया था कि पृथक राज्य के पक्ष में वो अब सारी बातें रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विदर्भ पृथक राज्य बने। तो आज अब क्या हो गया? क्या आप सिर्फ शिवसेना के दबाव के कारण या किसी अन्य कारण से आप पीछे हट रहे हैं? आज तो आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, आपकी सरकार है केंद्र में, फिर क्यों नहीं आप उसकी मांग करते हैं? और मैं फिर आपको याद दिला दूं, 1999 में यहां आपकी पार्टी का सम्मेलन हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, तब कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था, कांग्रेस के एक सांसद के नेतृत्व में, और उस समय अटल जी ने भी आश्वासन दिया था कि हां यह मांग जायज है, पृथक विदर्भ राज्य का निर्माण होना चाहिए। फिर आज आप सत्ता में हैं, पूर्ण बहुमत के साथ है, तो फिर विदर्भ के साथ न्याय क्यों नहीं? विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में रही है, इसमें आपका कहना वाजिब है। और चूंकि अभी सरकार को बने हुए आपके सामने समय बहुत कम है, आप देखिए 3 महीने कुछ दिन हुए हैं, और अलग राज्य को बनाने की एक प्रक्रिया भी होती है और बिना प्रक्रिया के कोई भी चीजें इस तरीके से नहीं तय की जा सकती। सवाल ये नहीं है कि तो सवाल ये नहीं है कि सड़कों पे आंदोलन हो। समय हुआ चौधरी जी, मैं ये कर रहा हूं, नहीं, अब आपने प्रक्रिया की बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अभी जुम्मा 8 दिन आपके सरकार को सत्ता में आए हुए, बिल्कुल सही बात है। कम से कम उस प्रक्रिया की शुरुआत तो कीजिए, और नहीं तो और कम से कम विदर्भ वासियों को आश्वासन तो दीजिए कि हां आपकी मांग जायज है, इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। देखिए, ये जो अभी आपने कहा कि मांग जायज है, मांग तो जायज है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी। आपने जो कहा बिल्कुल सटीक बात है, सही बात है, जायज है, और भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की समर्थन करती है और चुनाव से पहले भी कहा था। सवाल यह है कि आज अगर विधानसभा चुनाव ना भी हो, हमें यह नहीं मानना चाहिए कि अब विधानसभा चुनाव के लिए ही सारा कुछ किया जाना चाहिए। चाहे आत्महत्या का मामला हो या पृथक प्रदेश का मामला हो, वो विकास की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी उसको सरकार को सोचना चाहिए और उसी तरीके से निर्णय भी केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। एक बात कहना चाहता हूँ, जो प्रक्रिया की शुरुआत करनी है बीजेपी को नहीं करनी है, वो महाराष्ट्र विधानसभा से प्रक्रिया की शुरुआत होगी। विधानसभा के चुनाव बेशक हों, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा को यह हक है कि वो पृथक विदर्भ राज्य के हक में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करे। जैसे मायावती ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने के लिए प्रस्ताव पारित करके केंद्र के पास भेज दिया था। ये प्रक्रिया की प्रारंभिक शुरुआत होती है। तो इस समय जो बाजी जो है वो कांग्रेस के हाथ में है। अगर कांग्रेस ये मानती है कि विदर्भ बनना चाहिए तो उन्हें प्रस्ताव पास करना चाहिए। तो चूंकि प्रदेश के विभाजन में प्रदेश की विधानसभा, वो कपूर साहब ने कह ही दिया है,
उसी प्रक्रिया की बात मैंने कही। जब तक विधानसभा प्रस्ताव पास नहीं करती तो केंद्र उसमें खुद की तरफ से क्या कर लेगा, और प्रस्ताव पास करना पहली आवश्यकता है, उसके बाद इसी बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, और एक बात विनोद जी, मैं किसानों का, चूंकि आपने बहुत सटीक मुद्दा उठाया है और दिल की बात आपने की है, सवाल ये नहीं है कि आज चुनाव हो रहे हैं, सवाल ये कि विदर्भ में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। और प्रियंका जी कह रही थी कि सरकार हमारी बड़ी सेवा काम कर रही है किसानों का। प्रियंका जी, जो पैकेज दिया था वो सहकारी बैंक डकार गए, जो कपास के किसानों के नाम पे दिया, जो 71,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए दिया, वो ठेकेदार और नेता डकार गए। और तो और मुझे दुख होता प्रियंका जी ये कहते हुए कि वहां के उप मुख्यमंत्री और सिंचाई के मंत्री जब वह डैम में धरती फट रही थी पिछले बार, तो ये कहते हैं कि मैं क्या इसे कहां से भर दूं, मुझे वो शब्द कहने में शर्म आ रही है। तो इस तरीके के विकास, क्या ये मानवता के लिए ठीक थे वो शब्द जो अजीत पवार ने कहे? मुझे बहुत शर्म आई उस बात को सुन के। ये ठीक नहीं है, ये किसानों के हक में काम नहीं है, ये नेताओं का पेट भरने के लिए विकास के नाम पे पैकेज दिए गए। अगर वो पैकेज विदर्भ में जाता पैसा और विदर्भ के विकास में लगता तो आज विदर्भ की दुर्गति नहीं होती। आगे आ जाइए, वहां के कृषि मंत्री एफआईआर लिखवाते हैं इस बात पर कि 5 लाख हेक्टेयर जमीन का किसानों को बीज नहीं दिया गया उस मॉन्सेंटो कंपनी ने, और बीज नहीं दिया गया एग्रीमेंट करने के बाद भी, तो कृषि मंत्री एफआईआर लिखवाते हैं। मुख्यमंत्री और केंद्र के कृषि मंत्री आपकी कांग्रेस की सरकार के उसको विड्रॉ करवाते हैं। ये किसानों की सेवा की है। इस तरीके से उनको बर्बादी के लिए, मरने के लिए तो सब काम किए हैं। इस तरीके का जो भेदभावपूर्ण रवैया विदर्भ के किसानों के साथ अपनाया गया, उसको देख के हर आदमी की आंख से आंसू आ जाता है देखने के बाद। चौधरी, आपकी बातें हमने सुनी। अभी हमारे साथ नागपुर से वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार मैत्रा जी मौजूद हैं। हम प्रदीप जी से सीधे इस मुद्दे पर पूछेंगे। प्रदीप जी, अभी आपने हमारी चर्चा सुनी, मैं आपसे सीधा पूछता हूं, चूंकि पृथक विदर्भ का मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में उठेगा और शायद इस एक मुद्दे पर ही आर पार की लड़ाई हो, ऐसे में क्या आप यह बताने की कोशिश करेंगे कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले आश्वासन दिया था कि पृथक विदर्भ के मुद्दे पर वे समर्थन देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि विदर्भ पृथक राज्य बने, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं आ रहा है। अब एक प्रक्रिया की बात आई कि यहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस चाहे तो विधानसभा से पहले एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजे, तब केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी। यह मुद्दा भी उठा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी आने वाले चुनाव में चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है और विदर्भवासी इस पर फैसला करेंगे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस एक मुद्दे पर विदर्भ की 68 सीटों पर फैसला होगा? मुझे लगता नहीं कि आने वाला इलेक्शन में ना तो यहाँ का असेंबली में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित होगा जो कांग्रेस इनिशिएटिव करने का आप लोगों को लगता है कि करेगा, शायद ऐसा मुझे लगता नहीं। वैसा ही मुझे लगता नहीं कि बीजेपी इस पर काफी पॉजिटिव एक स्टैंड लेके आने वाले इलेक्शन में आएगा। मुझे लगता है कि इस बार भी लोकसभा के इलेक्शन के समय शायद कुछ इंडिविजुअल लोग एफिडेविट देगा कि हम सेपरेट विदर्भ के साथ है, मगर मुझे लगता है कि बीजेपी क्योंकि शिवसेना उसका एक अलायंस पार्टनर है, उनको दुखाना नहीं चाहेगा और ये इशू पर मुझे लगता है कि बीजेपी will prefer to keep mum in the coming election। ये शायद ये विदर्भ के लोगों के लिए पहले से होगा कि ये पिछले 20-25 सालों से बीजेपी जो करता है वो बोलता है, वो करता नहीं है, वो दिख रहा है। और शायद इस बार भी इस प्रकार ही होगा कि बीजेपी जो बोला है वो शायद नहीं करेगा। नहीं तो मैं आपसे दूसरा सवाल यह है कि इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से, जो वादा उसने लोकसभा चुनाव के समय दिया था, उससे वापस मुकर रही है। ऐसे में क्या लगता है कि विदर्भवासी कहीं ना कहीं इस बार उनको सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इलेक्शन के साथ विदर्भ का इशू का मुझे लगता है कि उस तरीके से तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी सभी सेपरेट विदर्भ के आंदोलन से जुड़े हुए करीब 25 एमएलए चुन के आए थे विदर्भ से। तो ठीक है, एक बात आखिरी से
आपकी दृष्टि से इस बार विधानसभा चुनाव में, प्रदीप जी, इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी दृष्टि में विदर्भ में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुझे लगता है कि सेपरेट विदर्भ का इशू तो डेफिनेटली रहेगा। मुझे लगता है कि इस पर काफी लोग काम भी कर रहे हैं और इसमें कुछ जो स्पेशल ग्रुप जिन्होंने बनाया है उनका ये कोशिश रहेगा कि सभी जो लोग सेपरेट विदर्भ के इशू पर बात करेगा उनको ही वोट देने के लोगों को अपील करेंगे और जो लोग विदर्भ के खिलाफ है, पर्टिकुलरली शिवसेना और दूसरे लोग, उनको हराने का काम भी करेगा। मगर मुझे लगता नहीं कि क्योंकि इलेक्शन में ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है, क्योंकि विदर्भ में जब बहुत ठीक से आंदोलन था, जब काफी लोग चुन के आते थे, चाहे दामोदर भोटे हो, राम हेदाऊ हो या राजा विश्वेश्वरराव महाराज हो, तभी मुझे लगता है कि इस प्रकार का सीरियसली ना तो केंद्र सरकार लिया है ना स्टेट गवर्नमेंट लिया है। तो मुझे लगता नहीं कि इलेक्शन बहुत बड़ा एक निर्णायक काम करेगा विदर्भ के इशू पर, मगर हाँ एक माहौल बनेगा, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। जी, अंतिम सवाल आपसे प्रदीप जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं और विदर्भ को आपने बहुत नजदीक से देखा है, विदर्भ का चप्पा चप्पा छाना हुआ है। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं इस पार्श्व में जो अभी आपने बताया, अगर किसानों की आत्महत्या का मामला हो और आंशिक रूप से मान ले कि पृथक विदर्भ राज्य का भी मुद्दा है, ऐसे में मतदाता का रुख क्या रहेगा? क्या वो वर्तमान कांग्रेस एनसीपी युति के पक्ष में जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति के पक्ष में? मुझे लगता है कि इस बार का विदर्भ का जहां तक रुख है लोगों का, ये थोड़ा लीनिंग बीजेपी की तरफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कम से कम बीजेपी चाहे जो कमिटमेंट किया है वो पूरा नहीं कर रहा होगा, मगर थोड़ा बहुत उनका सॉफ्ट लीनिंग सेपरेट विदर्भ के ऊपर है। इसीलिए मुझे लगता है कि मेजोरिटी लोग बीजेपी को पसंद करेगा। सेना, एनसीपी और कांग्रेस का जहां तक मामला है, मुझे लगता है कि उतना पसंद इस बार शायद नहीं करेगा विदर्भ की जनता आने वाले इलेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। राकेश कपूर जी, अभी आपने सुना हमारे एक राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मैत्र ने नागपुर से यह कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में शायद मतदाता ज्यादा समर्थन मतदाता का मिले बीजेपी शिवसेना महायुति को। या कृष्णवीर चौधरी जी शायद प्रसन्न हो रहे होंगे, लेकिन ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि किसानों के आत्महत्या का मामला भी मुद्दा बनेगा, वो तो निश्चित रूप से कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि उनकी पिछले 15 वर्षों से सत्ता उनकी रही है और आजादी के बाद से भी ज्यादातर कांग्रेस का शासन रहा। शायद यह बहुत बड़ा कारण रहेगा। प्रदीप मैत्रा जी का यह कहना है कि मतदाता इस बार कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के पक्ष में। लेकिन फिर मैं आपसे जानता हूं कि एक विश्लेषक रूप में आप बताएं कि ऐसी स्थिति में क्या विदर्भवासी या आशा करेंगे, क्या वो संदेह का लाभ दे रहे हैं कि इस बार विधानसभा में अगर उन्हें पूर्ण बहुमत मिलता है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, तो संभवतः पृथक विदर्भ राज्य का निर्माण हो सकेगा? देखिए विनोद जी, बड़ी साफ बात है कि इस मुद्दे पर शिवसेना और भाजपा में ही मतभेद है। शिवसेना विदर्भ के पक्ष में नहीं है, जबकि भाजपा पूरी तरीके से है। और ये थोड़ा बहुत इलाका महाराष्ट्र में मैं भी घूमा हूँ, तो ये मेरा अपना, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा आकलन यह है कि इस बार के चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और एनसीपी में होगा। शिवसेना का वो प्रभाव नहीं रहेगा, और विशेष रूप से विदर्भ के क्षेत्र में तो शिवसेना का प्रभाव है ही नहीं। और यदि बीजेपी, जैसा कि मैत्रेय साहब मानते हैं, यदि बीजेपी विदर्भ पिछले लोकसभा अब सारी सीटें जो है वो बीजेपी, पिछले विधानसभा चुनाव में लोकसभा में शिवसेना को काफी सीटें मिली हैं विदर्भ में, है ना? विदर्भ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, विदर्भ में, विदर्भ क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, काफी सीटें ले गया वो। अच्छा, 2010 के 2009 के लोकसभा चुनाव में तो 4 सीटें शिवसेना ले गई। और 2014 में क्या रहा? 2014 में जो अभी हाल में चुनाव हुए हैं, अभी तो 10 की 10 बीजेपी के पास, बीजेपी और शिवसेना कंबाइंड। एनीवे,
मैं बीजेपी और शिवसेना हो anyway, 10 के 10 लेकिन सैद्धांतिक रूप से इन दोनों पार्टियों का थोड़ा सा विदर्भ राज्य के बारे में मतभेद है। लेकिन मैं जो निवेदन कर रहा हूँ वो सिर्फ ये कर रहा हूँ कि यदि विदर्भ क्षेत्र से भाजपा शिवसेना दोनों के गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है जैसी कि उम्मीद है, और इस बार जमकर के लड़ाई होगी, कांग्रेस तो इस बार लड़ाई में मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद भाजपा को अपना वायदा निभाना होगा और पृथक विदर्भ राज्य का गठन करना होगा। ये एक राजनीतिक आश्वासन देने के बाद राजनीतिक वायदा करने की उसी प्रकार से पूर्ति होगी जैसे आपने देखा तेलंगाना के मामले में। तेलंगाना के मामले में भाजपा ने अंत में कहा कि नहीं, हम तेलंगाना के पक्ष में हैं, हम छोटे राज्यों के पक्ष में रहे हैं, हालांकि तेलंगाना की मांग भी बहुत पुरानी। राकेश जी, अब चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, अब हम केंद्रित करेंगे आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन आज की चर्चा के बाद यह स्पष्ट हो गया कि विदर्भ के मतदाता का रुख कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के पक्ष में जाएगा। हाँ, वह इस विश्वास के साथ कि उनकी सरकार के गठन के बाद पृथक विदर्भ के मुद्दे पर सकारात्मक रुख भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी। उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा युति के एक सहयोगी शिवसेना के कारण, लेकिन चूंकि पूरे के पूरे विदर्भवासियों की मांग है, उनकी इच्छा है, शायद इस इच्छा को दरकिनार करने की हिम्मत शिवसेना को भी नहीं होगी। तो आज की चर्चा यहां हम समाप्त करते हैं। सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हम कल फिर मिलेंगे राजचक्र में इसी समय एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे एसएन विनोद को इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।